So moving on to the next question. Question number 15 says, what are those structures that appear as beads on string in the chromosomes when viewed under electron microscope? नीट 2011 का क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ये डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में लाइन है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग. हम जो भी क्रोमैटिन मटेरियल देखते हैं उसके अंदर आपको देखने मिलेगा छोटे छोटे बीड्स, ब्लैक डॉट्स देखने मिलते हैं. Those are nothing but nucleosomes. What are those? Nucleosomes. Now what is nucleosome? Nucleosome is nothing but histone octamer covered by DNA. जो आपका DNA है जब हिस्टोन ऑक्टामर को वाइंड अप करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम. ऐसे ही छोटे छोटे न्यूक्लियोसोम्स कनेक्टेड रहते हैं. आप देख पा रहे सेकंड फिगर, जो सेकंड मार्क किया हुआ है फिगर में, एक न्यूक्लियोसोम और दूसरा न्यूक्लियोसोम के बीच में आपको दिख रहा है डीएनए का फॉर्म, उससे हम लिंकर डीएनए कहते हैं. और ऐसे ही 1 2 3 4 आपके पास इस समय यहाँ पे कितने दिखाए हुए हैं? 5 न्यूक्लियोसोम दिखाए हुए हैं ऑन बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग. बीड्स ऑन स्ट्रिंग को आप मोतियों की माला की तरह भी ले सकते हो. सो हमारा आंसर जो 15 का हो जाता है वो हो जाता है डी, न्यूक्लियोसोम्स. इज इट क्लियर? अगर डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा बच्चों. कोई भी तरीके का डाउट आ रहा है ऑन द स्पॉट पूछिए, ठीक है. So for this question our answer is nucleosome. Now moving on to the next question. Now 16 question says, which organism does not follow central dogma of molecular biology? इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं म्यूकर, क्लैमिडोमोनास, HIV एंड P. सबसे पहले सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को समझते हैं. ये कॉन्सेप्ट फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में प्रपोज किया था, जो एक्सप्लेन करता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है. सेंट्रल डॉगमा के हिसाब से इंफॉर्मेशन का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है. डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन. पिछले के पार्ट्स में जिन्होंने नहीं देखा है वो देख कर आए, हमने पीछे भी इसको कई बार डिस्कस किया हुआ है. इसका मतलब है कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में आरएनए बनाता है और फिर आरएनए ट्रांसलेशन के प्रोसेस में प्रोटीन बनाता है. ये प्रोसेस एक फंडामेंटल प्रिंसिपल को जो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में फॉलो होता है. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेंट्रल डॉगमा को ये फ्लो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं. उनमें एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जो सेंट्रल डॉगमा के बेसिक सीक्वेंस को तोड़ देता है. अब इन ऑप्शंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सेंट्रल डॉगमा को नहीं फॉलो करता है. ऑप्शन 1 है म्यूकर. म्यूकर एक फंगस है जो जाइगोमाइसिटीज के ग्रुप से बिलोंग करता है. ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो अपने जेनेटिक मटेरियल को डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन के फ्लो के थ्रू एक्सप्रेस करता है. इसमें कोई एक्सेप्शनल मैकेनिज्म नहीं होता है जो सेंट्रल डॉगमा को तोड़ता हो. इस वजह से म्यूकर सेंट्रल डॉगमा को पूरा फॉलो करता है. तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन है क्लैमिडोमोनास. क्लैमिडोमोनास एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे है जो फोटोसिंथेसिस करता है. ये भी एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है. क्लैमिडोमोनास सेंट्रल डॉगमा के फ्लो को कंप्लीटली फॉलो करता है, इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. ऑप्शन 3 है HIV. अब आते हैं HIV पर, जो एक रेट्रोवायरस है. HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. ये एक आरएनए वायरस है और यही इसे स्पेशल बनाता है. HIV में एक यूनिक मैकेनिज्म होता है जिससे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. सेंट्रल डॉगमा के हिसाब से इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में जाती है, लेकिन HIV में इस फ्लो को रिवर्स कर दिया है. HIV के जेनेटिक मटेरियल में एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. इसको याद रखिएगा प्लीज़, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं. यह एंजाइम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, जो नॉर्मल फ्लो के बिल्कुल अपोजिट है. ये डीएनए फिर होस्ट सेल के डीएनए में इंटीग्रेट होता है और वहाँ से आरएनए और प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है. इस वजह से HIV सेंट्रल डॉगमा को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है. ये क्लियर एक्सेप्शन है. ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं. P, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम. ये भी एक यूकैरियोटिक प्लांट है. इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन के प्रोसेस को पूरा फॉलो करता है. प्लांट्स के जेनेटिक फ्लो में कोई एक्सेप्शनल मैकेनिज्म नहीं होता और सेंट्रल डॉगमा का प्रिंसिपल इसमें स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है. तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है HIV. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन 3 है HIV, क्योंकि HIV एक रेट्रोवायरस है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म के थ्रू सेंट्रल डॉगमा के फ्लो को तोड़ देता है. ये आरएनए से डीएनए बनाता है
जो एक यूनिक एक्सेप्शन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। क्लियर? सो प्रोबेबली अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है, अगर आप और इन डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और जिन्हें समझ गए हैं वेरी गुड, आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करो, जिससे मुझे भी पता चले कि कहाँ पे बच्चों को मेन एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हालांकि मैंने जितना एक्सप्लेन करना चाहिए था उससे ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज ऑकर्स बिटवीन। नीट 2010 का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि फॉस्फोडाइस्टर जो लिंकेज है, जिसको आप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कहते हो, ठीक है, लिंकेज और बॉन्ड में मत परेशान हुआ करो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, सो 3' to 5' जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है वो किन के बीच में होगा? अभी जानबूझ के उन्होंने 3' to 5' दिया हुआ है। अगर इसकी जगह पे 5' to 3' होता तब भी कुछ फर्क पड़ने वाला था? नहीं पड़ने वाला था। ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चन में कई बार आपको डिविएशन दिया रहता है, जानबूझ के आपको परेशान करने की कोशिश की जाएगी ताकि आप रॉन्ग कर दो, क्योंकि अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग से नहीं रहेंगे तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स में आप घूमने लगोगे। आपका ध्यान होना चाहिए किस पे, कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पे होता है। अब जिसे मालूम है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है, वो 3' to 5' के इस झमेले में नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 3' से 5' जाओ या 5' से 3' जाओ, आपके फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज में कोई भी तरीके का फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल, एज पर दी जो आपको ऑप्शंस दिए हैं। अब ये कहाँ पे आपको मिलेगा? बिटवीन 2 DNA। 2 DNA के बीच में कभी भी इस तरीके का फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज देखने आपको नहीं मिलता है। बिटवीन 2 न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड के बीच में भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बन सकता। रीज़न सर, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड के अंदर आपका फॉस्फेट ही नहीं होता। तो क्या होता है सर, न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ आपका एक पेंटोज शुगर रहेगा और एक नाइट्रोजनस बेस रहेगा, तो फॉस्फेट है ही नहीं, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा कैसे? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज करने के लिए फॉस्फो, जो आगे वर्ड लिखा है ना फॉस्फो, ये तो होना चाहिए फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड में तो फॉस्फेट ही नहीं है, तो बॉन्ड कहाँ से बनेगा? तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सी ऑप्शन हमारे पास है बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड। यस, ये एक राइट आंसर है। रीज़न क्यों? राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो, डायग्राम मैंने लगा दिया है, इसमें आप दिख रहा है आपको फॉस्फेट का बॉन्ड बनते हुए, कंडेंसेशन रिएक्शन जिसमें आपको दिख रहा है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। एक ऊपर की तरफ ऑक्सीजन से जो बॉन्डेड है आपका कार्बन एटम, एक एस्टर बॉन्ड ऊपर है और एक एस्टर बॉन्ड नीचे है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो 17 का सी हो जाता है। लास्ट क्या है? बिटवीन नाइट्रोजिनस बेस एंड पेंटोस। नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है, हमने पिछले ही पार्ट में करीब करीब इसके जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हमने देखा था कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसका एक और नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा होता है तो उसका एन आ जाता है, सो हम उसको कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 न्यूक्लियोटाइड। सो हमारा आंसर क्या हो जाता है? सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, segment of DNA which acts as an instrument for synthesis of protein is। नीट 2009 का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा वो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा। नीचे मैंने सेंट्रल डॉग्मा का एक पिक्चराइजेशन दे दिया है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन हो रहा है। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन होता किस चीज़ का है? क्या न्यूक्लियोसाइड का ट्रांसक्रिप्शन होता है? नहीं। न्यूक्लियोसाइड सर क्या है? वो तो पेंटोस शुगर है और एक नाइट्रोजनस बेस है, उससे हमको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। बी क्या है? जीन। जीन क्या होता है? एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो कोड करता है प्रोटीन के लिए। यस, जीन ही वो इंस्ट्रूमेंट है दैट विल सिंथेसाइज प्रोटीन। सो जीन ही मदद करेगा हमें प्रोटीन बनाने के लिए। और भी देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड एक पार्ट है सर, किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट है। सिर्फ न्यूक्लियोटाइड से मतलब है क्या? नहीं। न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम तो सिर्फ हिस्टोन ऑक्टामर है। हिस्टोन ऑक्टामर बाइंडेड बाय डीएनए, तो वही आपका न्यूक्लियोसोम है। क्या उससे आपका प्रोटीन बनेगा? नेवर। सो आपका प्रोटीन बनने वाला है किससे? जीन से बनेगा। सो द इंस्ट्रूमेंट दैट विल हेल्प यू टू मेक जीन इज बी, दैट इज जीन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा नहीं समझ में आए तो प्लीज़ खुलकर पूछिए, नहीं पूछेंगे डाउट तब आपको ही तकलीफ होगी आगे चल के। ये वीडियो देखकर भी मतलब नहीं होगा अगर आपके मन में डाउट रह ही जाए। यहाँ पे आपके सारे डाउट ख़त्म ही हो जाने चाहिए, ऐसा मानकर चलिए, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ
क्वेश्चन रीड करके फटाक से आंसर नहीं दे रहा हूँ. आई एम गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर ईच एंड एवरी ऑप्शन सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग एट अ ब्रॉडर व्यू. तो एक अच्छी तरीके से समझने के लिए बनाया गया. अदरवाइज ये वीडियो का मोटिव है, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे एज एन ऑर्डिनरी वीडियो, आप उनको भी देख सकते हैं. बट ये वीडियो बनाने का एम ये है कि आपको बेटर एक्सप्लेनेशन मिल सके विथ कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 सेज इन डीएनए मॉलिक्यूल, नीट 2008 का क्वेश्चन है. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, एक एक पढ़ना है, जो करेक्ट लगेगा उसे मार्क करना है. ठीक है. फर्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ A to T वेरीज विद दी ऑर्गेनिज्म. एडिनाइन और थाइमाइन का जो प्रोपोर्शन है ये वेरी करता है ऑर्गेनिज्म से. क्या ये बात सही है? इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. रीज़न, चारगाफ रूल आपने जस्ट पीछे के सेक्शन में पढ़ा है. साइंटिस्ट चारगाफ ने क्या बोला था? A to T का जो प्रोपोर्शन है ये दैट विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट, और G और C का भी प्रोपोर्शन क्या रहेगा? ऑलवेज इक्वल. सो तो पहला हमारा जो डीएनए के मॉलिक्यूल में ऐसा अरेंजमेंट आपको तो कहीं देखने वाला नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है देयर आर 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स रनिंग इन 5' to 3' एंड 3' to 5'. यस, डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं. एक रन करता है 5' से 3' और उसके अपोजिट वाला रन करेगा 3' to 5'. अगर आपको नहीं पता है 5' क्या है, 3' क्या है, हम क्यों डीएनए में ऐसे 3 टर्मिनल्स पे 3' बताते हैं और 5' बताते हैं, तो उसके लिए आगे मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, उसके बारे में बताने वाला हूँ. सो डू नॉट पैनिक, उसके बारे में भी आगे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा. सो ये बात तो सही है, बट क्या तुरंत आंसर मार्क कर दिया जाए? नहीं, हम लोग वेट करेंगे. सी पे आते हैं. अमाउंट ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल. ये भी रॉन्ग है, क्योंकि चारगाफ के रूल में आपने ये भी क्लियरली पढ़ा है कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन. सो ये भी हमारा जो, इससे देखो मैंने इमेज लगाया ना चारगाफ रूल का, A इज इक्वल्स टू T, G इज इक्वल्स टू C एंड प्यूरिन इज इक्वल्स टू पायरिमिडीन्स. सही बात है, इसलिए इमेजेस लगा रहा हूँ. इमेजेस लगाने का और कोई मोटिव नहीं है. इससे आपको क्या होगा, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये इमेजेस डायरेक्ट क्लिक होंगे रादर देन कि जो आप लर्न किए हो इन वर्ड्स. क्योंकि जो विजुअलाइजेशन है इट इज़ अ मोर पावरफुल मेमोरी दैन लर्निंग, और जो भी आप याद किए रहते हो. ठीक है. लास्ट है देयर आर 2 पैरेलल स्ट्रैंड्स रनिंग इन 5' to 3'. B और D आपस में बहुत ही एंटागोनिस्टिक हैं, एकदम ऑपोजिट लाइंस हैं. या तो आप D ही मार्क कर दोगे या तो B मार्क कर दोगे. अगर आपको याद रहेगा कि क्या है तो B मार्क करोगे. अगर आपको नहीं याद रहेगा तो हो सकता है आप इन दोनों में कन्फ्यूज होके, हो सकता है सही कर दो या तो हो सकता है गलत कर दो. सो ये तो गलत स्टेटमेंट है कि दोनों पैरेलल रन करते हैं. रीज़न, आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हो, एंटी पैरेलल है. एक आपको दिख रहा है 5' ऊपर है और उसके जस्ट सामने 3' है. सिमिलरली नीचे देखिए 3' दिया हुआ है लेफ्ट वाले स्टैंड में और राइट वाले स्टैंड में 5' दिया हुआ है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 19 का B. प्लीज़ अगर कुछ क्लियर नहीं है तो नीचे डाउट में पूछिए, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, डाउट पूछिए. और प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें जिससे हमें रीच मिल सके. हम लोग बहुत तरीके से आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले पाए. आपके लिए भी और आपके फ्रेंड्स के लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है. सो प्लीज़ उनको भी शेयर कीजिएगा, वाइल हमें उसके वजह से एक चैनल को हमारे बूस्ट भी मिलेगा. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ठीक है. सो 19 का आंसर हो जाता है B. वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 20th क्वेश्चन. द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स ऑफ DNA आर. नीट 2007 का क्वेश्चन है. हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डिसकंटिन्यूस, एंटी पैरेलल, पैरेलल, सेमी कंजर्वेटिव. पहला ऑप्शन है डिसकंटिन्यूस. क्या आपका जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है, यानी कि एक बार चालू होता है फिर ब्रेक हो जाता है, फिर चालू होता है फिर ब्रेक हो जाता है. क्या ऐसा आपका डीएनए स्टैंड होता है? नहीं, डिसकंटिन्यूस तो नहीं होता है. सेकेंड, क्या एंटी पैरेलल होता है? यस, एंटी पैरेलल है, क्योंकि एक रन करेगा, लेफ्ट साइड का दिख रहा है आपको 3' to 5' जा रहा है, वहीं पे राइट हैंड साइड का क्या दिख रहे हो 5' to 3' जा रहा है. सो एंटी पैरेलल तो है. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? पैरेलल है क्या? नहीं. अगर एंटी पैरेलल है तो पैरेलल नहीं, और अगर पैरेलल है तो एंटी पैरेलल नहीं. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो जब हमें पता चल गया कि ये एंटी पैरेलल है तो हम पैरेलल ऑप्शन अपने आप ही रॉन्ग हो जाता है. लास्ट है सेमी कंजर्वेटिव. डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है. ठीक है, हालांकि हमें रेप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ पूछा नहीं है, तो हमारे यहाँ पे जो आंसर हो जाता है वो जाता है 20th का B, दैट इज एंटी पैरेलल.